नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। साथियों, बहुत से हमारे मित्र हैं, भाई बहन हैं जो बार बार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट करते हैं कि सर तैयारी को कैसे करें। साथियों, हम लोग तैयारी करते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, लेकिन उसके बारे में बिना कुछ जाने समझे ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जिससे बाद में हम लोगों को असफलता ही हाथ लगता है, समय भी जाता है, मेहनत भी बेकार जाती है, फिर भी सफल कैंडिडेट के रूप में हम लोग नहीं आ पाते हैं। साथियों, हम आपको आज कुछ टिप्स बताएंगे। उस टिप्स के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि आप अगर इस ढंग से तैयारी करते हैं तो 100% सफलता आपकी कदम चूमेगी। हम श्योरिटी के साथ कहते हैं कि अगर आपने इसको फॉलो किया या आपने इस ढंग से अपनी तैयारी की तो लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। साथियों, आजकल मार्केट में बहुत सारी किताब हैं, बहुत सारे इंटरनेट पर वायरल पीडीएफ होते हैं। हमारे भाई बहन मित्र यार क्या करते हैं, पीडीएफ ले लेते हैं किसी भी किताब की। कभी मार्केट जाएंगे तो 1000 बुक्स ले लेंगे। अब उनको पढ़ना कैसे है ये उन्हें नहीं पता है, बुक्स ले लेंगे, बहुत से पीडीएफ ले लेते हैं। इन सबको अपने मोबाइल में इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद रोज देखेंगे कि नहीं देखेंगे उससे नहीं मतलब है, लेकिन वो क्या है, इतने पीडीएफ इकट्ठा करेंगे कि उन्हें खुद कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमारा सिलेबस क्या है, मैं क्या पढूं क्या न पढूं, कैसे पढूं क्या करूं। उन्हें खुद भी नहीं पता होता और अंत में क्या होते हैं, अपना समय भी गंवाते हैं और समय के साथ जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी असफलता हाथ लगती है। मित्रों, हम लोगों को इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। हम आपको बहुत ऐसे टिप्स नहीं बताएंगे जो आप कर ही ना पाए। हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हम किस ढंग से काम करें, किस ढंग से पढ़ाई करें कि हम जितना पढ़ें उससे हमारा पेपर अच्छे से निकले, हमारा मेहनत सार्थक हो, जिसके कारण हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे ये होगा कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। साथियों, आज हम लोग जैसा कि हेडिंग ही डाले हैं, टेट सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत से हमारे भाई बहन हैं जिनके कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं ये वीडियो बनाता नहीं, क्योंकि सब लोगों की रणनीति अपने अपने अकॉर्डिंग होती है। कई हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो छात्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कई भाई बहन ऐसे हैं जो एक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, कोई अपने नौकरी के साथ साथ जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो हर लोगों की, हर व्यक्तियों की, हर एक छात्रों की जो रणनीति होती है वो अपने अनुसार होती है, लेकिन कुछ कॉमन बातें हैं। उन कॉमन बातों को मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहूंगा। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। साथियों, आप लोग जितने लोग हैं, सबसे पहले ये ध्यान देना जरूरी है। देखिए, हम लिख दे रहे हैं ध्यान देने योग्य बातें। कैसे कैसे आपको समझना है मित्रों। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस परीक्षा की हमें तैयारी करना है उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, पीडीएफ रूप में ना हो। उसको आप अपने टेबल पे रखें, जिससे आपको ये हमेशा अंदाजा लगता रहे कि हमने क्या पढ़ा, हमारा सिलेबस क्या कह रहा है और मैं किस तरफ पढ़ाई कर रहा हूं। इसलिए पीडीएफ को आप कभी ना रखिएगा, इसका एक हार्ड कॉपी अपने टेबल पे रखिए और हमेशा देखते रहिए। प्रतिदिन पहला काम आपका होगा, प्रतिदिन पहला ही काम होगा अपने सिलेबस को एक नजर झांकना। अगर आपने प्रतिदिन 5 मिनट अपना सिलेबस देखा, इसका मतलब आप तैयारी का पहला चरण शुरू कर दिए हैं। ठीक है। दूसरा, आपको ये देखना है कि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन कौन से विषय हैं। यहाँ पर हम टेट सीटेट के बारे में बता रहे हैं, तो हम आपको पहले प्राइमरी लेवल का बताएं तो प्राइमरी लेवल में आता है भाषा, फिर भाषा सेकेंड, एक भाषा आपको चुनने को आती है, भाषा फर्स्ट और सेकेंड करके लिख दे रहे हैं। सीडीपी आती है, फिर आता है मैथ और ईवीएस। यही प्राइमरी लेवल के लिए 5 हैं। मित्रों, अगर हम आप देखें तो टेट में 30 नंबर के सारे आते हैं। भाषा फर्स्ट, सीडीपी भी 30 का, मैथ भी 30 का और ईवीएस भी 30 का। अब ये 30-30 नंबर टोटल 5 सब्जेक्ट से आके आपको 150 नंबर बनता है। इन्हीं 150 नंबर में हमारे जो जनरल भाई बहन हैं उनके लिए 90 नंबर की जरूरत होती है
और जो ओबीसी या एससी भाई बहन हैं उनके लिए 82 नंबर की जरूरत होती है। ये सब कुछ आपको टारगेट करना है। आपके पास जो मैक्सिमम मार्क है वो मैक्सिमम मार्क 150 अंक का है, और हमको पाना कितना है, अगर जनरल कोटा से है तो 90, ओबीसी या किसी आरक्षण के तहत है तो 82। अब इसमें हमारे पास जो 5 सब्जेक्ट हैं उनमें पढ़ना है। साथियों, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि हमारा स्ट्रांग सब्जेक्ट कौन सा है। जो आपका मजबूत सब्जेक्ट हो उसको दरकिनार ना करें, उस पर अपनी पकड़ मजबूत रखें, उस पर आपको अपनी पकड़ क्या करना है, मजबूत रखना है। इससे ये होगा कि जब आपका जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है, मजबूत विषय है, उस पर अपनी पकड़ मजबूत रखेंगे तो मान लीजिए कि हाईएस्ट उसमें 30 नंबर का आता है प्रश्न। अब आप 30 नंबर में कम से कम 25 से लेकर 27 तक आराम से पा सकते हैं, अपना अगर पकड़ उस पर बनाए हैं उस विषय पर तो आपको यहाँ से 27 नंबर मिलेगा। फिर आपको कमजोर विषय जो है, उस कमजोर विषय को आपको क्या करना है, छोड़ना है। कब तक छोड़ना है, परीक्षा के 1 महीना तक। जब आपकी परीक्षा होने वाली हो उसके 1 महीने पूर्व तक छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, अब आप लोगों के विषय में ये आएगा कि मेरा कमजोर विषय है और कमजोर विषय को मैं क्यों छोड़ूं। तो मेरे छोड़ने का मेन मकसद कहने का ये है कि जब आप अपने जो मजबूत विषय है उसमें 27 नंबर ले रहे हैं, कमजोर विषय जो है उसको आप इसलिए छोड़ेंगे कि आप अगर इस पर मेहनत करेंगे तो आपका समय ज्यादा जाएगा, समय ज्यादा जाएगा, आप उस पर श्योरिटी के साथ उत्तर भी देने में असमर्थ होंगे। आपने जो पढ़ा उसके विपरीत परीक्षा में पूछ लिया तो यहाँ पर क्या होगा, आपके गलत होने के प्रश्न ज्यादा चांस हैं। तो मैं इसे जब 1 महीने पहले से पढ़ना शुरू करूंगा तो इससे हमारा क्या होगा कि ताजा पढ़ा हुआ रहेगा। जब ताजा पढ़ा हुआ रहेगा तो उत्तर कुछ चाहे 30% माने चाहे 50% तक सही होने के आसार बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपने समझा कि हमें विषय स्ट्रांग और कमजोर कैसे चूज करना है। ठीक है, आगे आइए। दूसरा तरीका मित्रों, जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका आपको क्या ध्यान देना है, दूसरा तरीका ये ध्यान देना है कि हमारा हर हाल में 3 सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मेरे 70% भाई बहन और छात्र ऐसे हैं जो हिंदी के साथ संस्कृत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, संस्कृत का। 30% ऐसे हैं जो हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। जो हिंदी के साथ संस्कृत का प्रयोग करते हैं उनके लिए मैं आपको बेनिफिट दिखाता हूं कैसे होता है। आपने हिंदी मान लीजिए आप लिए और हिंदी के साथ संस्कृत लिया, दोनों का 60 नंबर हो जाता है। अब आप समझिए जो हिंदी का है सब के सब वही संस्कृत में है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। हिंदी में स्वर, संस्कृत में स्वर, हिंदी में संध, संस्कृत में संधि, हिंदी में समास, संस्कृत में समास। मतलब जो आपको हिंदी में मिलेगा वही संस्कृत में मिलेगा, केवल 20% ऐसा होता है जो चेंज होता है। चेंज कहाँ होता है, जैसे हिंदी में अयोगवाह कितने हैं, हिंदी में अयोगवाह हैं 2, संस्कृत में कितने हो जाएंगे, संस्कृत में हो जाएंगे आपके 4। हिंदी में स्वर कितने हैं, तो हिंदी में जो स्वर हैं हिंदी में 11, संस्कृत में कितने हो जाते हैं 9। बस ऐसे ही थोड़े थोड़े चेंजेस हैं जो आपको बहुत आसानी से आप जैसे पढ़ाई के दौरान ही कर ले जाएंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले एक हिंदी भाषा चुनी आपको पढ़ाने के लिए। उसका मेरा मकसद और रणनीति चल रहा है जो आपको बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा और किस ढंग से आपको वो परीक्षा में पास करने में वो सहायक होगा। साथियों, यहाँ से जो हिंदी पढ़ा उसकी लगभग 70% संस्कृत भी समाप्त होती जा रही है। हिंदी संस्कृत से अगर 70% समाप्त हो रहा है तो आपने संस्कृत को बिना पढ़े 70% टॉपिक समाप्त कर लिया। तो आपको संस्कृत में पढ़ना कितना पड़ा, 30%। अब आप 30% के लिए बहुत देंगे, 3 से लेके 6 दिन का समय देंगे, उसमें खत्म कर ले जाएंगे। फिर इन दोनों का क्या करना शुरू कर देंगे, अभ्यास। कैसे अभ्यास करें, तो अगर आपने 60 नंबर हिंदी और संस्कृत से लिया, मैक्सिमम 60 ही आता है ना, तो 60 अगर लिया और 60 में अगर 50 प्लस स्कोर आपने अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो
जब आप 60-50 प्लस क्रॉस किए, इसका मतलब आपके सफल होने के चांस 90% बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अगर 2 विषय में आपने 50 प्लस स्कोर किया तो आपको चाहिए कितना? अब आपके पास 3 विषय हैं, मतलब 90 नंबर का है, और 90 नंबर में आपको एक जनरल फाइट करने के लिए 40 नंबर चाहिए, और 40 के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। अब वो कोई विकल्प हो सकता है आपका। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईवीएस मैथ और इंग्लिश, ईवीएस मैथ और सीडीपी है, या ईवीएस आपका वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है। मेरा यहाँ बताने का मेन मकसद है कि रणनीति ऐसे बनानी है। मान लिया यहाँ पे मेरा मैथ, सीडीपी और ईवीएस यही बच्चे हैं। ईवीएस ऐसा पार्ट है कि क्लास 1 से लेकर आप 12 तक समझिए कुछ ना कुछ हिस्सा पढ़े रहते हैं। इसमें आपका अगर 30 प्रश्न है तो अगर आप पढ़ेंगे भी नहीं तो 10 प्रश्न तो ऑलरेडी सही कर ले जाएंगे। बिना पढ़े एक दिन समय गंवाए बिना आपका 10 नंबर सही जाएगा। क्यों सही जाएगा? क्योंकि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक आपने ईवीएस ही पढ़ा हुआ है। वो किसी रूप में पढ़ा है, चाहे जीके के रूप में पढ़ा हो, चाहे जीएस के रूप में पढ़ा हो, चाहे पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ा है, पढ़ा आपने ईवीएस को ही है कक्षा 1 से लेकर 12 तक। अब आपका बचता है सीडीपी। सीडीपी के 3 खंड होते हैं। एक होता है आपका बाल विकास, एक आपका होता है शिक्षण से, और एक होता है शिक्षण विधियां से। तीनों से 10-10 नंबर का आना है, इससे भी इससे भी, तीनों से 10-10 नंबर का आना है। अगर बाल विकास में आपने केवल 3 दिन समय निकाला, 3 दिन समय निकाला और अभ्यास करना शुरू किया, तो आप समझिए कि ये आपका 10 नंबर क्लियर है। इसमें आप 5 से लेकर 10 नंबर भी पा सकते हैं, लेकिन हम कम से कम 5 नंबर सोच के चल रहे हैं। शिक्षण ये आपके पूरे अनुभव पर आधारित है। शिक्षण में हमेशा आपको बालक को ध्यान में रखकर उत्तर देना होता है। मैं इसको मान के चल रहा हूँ 60 प्लस। और विधियां आपको थोड़ा बहुत देखनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, इसमें भी मैं 5 प्लस मान के चल रहा हूँ। तो आपने 7, 5, 12, 5, 17 नंबर सीडीपी से ले लिया। बिना पढ़े 10 नंबर ईवीएस से ले लिया, 17, 10, 27। बिना पढ़े 15 नंबर तक आप गणित में ले लेते हैं। 27, 5, 32, 32, 10, 17, 10, 27, 27, 5, 32, और 32, 10 कितना हो जाएगा? 42। अब आप सोचिए, अगर मैं थोड़ा थोड़ा देखूं, आपको कट ऑफ क्रॉस करने के लिए 40 चाहिए था, पाने के लिए 40 चाहिए था, लेकिन बिना पढ़े आपने अभ्यास के से ही कितना पा लिया? 42 पा लिया। ऑलरेडी आप कट ऑफ से ज्यादा हो गए। अब आप समझिए आपको परीक्षा कितना सरल शुरू लगने लगी होगी। ये टेट सी टेट कैसे आपको सरल लगती है? तो हर एक चीज रणनीति से होता है। अगर आपने थोड़ा मेहनत करा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन तीनों पर अगर थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो ये आपका 15 से 20 जा सकता है। सीडीपी आपका हमने 17 नंबर सोचा है, 25 आप जा सकते हैं। ईवीएस आप 10 नंबर जोड़ा है, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 15 नंबर जाएंगे। जब आप मेहनत करके 10 पाते 15 मतलब 25, टोटल ईवीएस में आप कितना? 25 नंबर। अब आप सोचिए 25 ईवीएस दे रही है, 20 मैथ दे रहा है 45, और 25 जो है आपको दे रहा है सीडीपी। 45, 5, 50 और 20, 70 नंबर आपको अगर ये 3 सब्जेक्ट दिया और आपने यहाँ 50 प्लस स्कोर किया हुआ है, तो आपका जो टेट है, टेट कितना गया? 120 प्लस स्कोर लेके गया। और 120 मैक्सिमम मार्क आपका 150, और उसमें आप 120 नंबर, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। 80% आपका टेट में मार्क्स होता है। अब बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो साथियों, इस ढंग से, इस रणनीति के साथ आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको सिलेबस रखना है। बहुत पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है, न तो आपको पीडीएफ के चक्कर में पढ़ना है, न ही बुक्स बहुत ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में पढ़ना है। आपको पीवाईक्यू जरूर करना है, पीवाईक्यू से अभ्यास करना है, एमसीक्यू प्रश्न का अभ्यास करना है, जिससे कि आप गलतियां जो होती हैं ओएमआर सीट को ज्यादा से ज्यादा फिल करें, जिससे आपका स्पीड बढ़ा रहे। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, थ्योरी देखें। एक चीज हमारे बहुत से भाई बहन बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जाते हैं मार्केट से नोट्स उठा लाते हैं, किसी काम का नहीं है नोट्स। आप लोग नोट्स को लेते हैं
ऐसे 1 लाख मार्केट में नोट्स टेट के हैं। जितने पब्लिकेशन देखेंगे सारे के सारे पब्लिकेशन नोट्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अपना कल्याण ना करके पब्लिकेशन का हर एक पब्लिकेशन को आप ले आके रख लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होना है। आप अपने साथ बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको सिर्फ PYQ, MCQ, नोट्स, अगर नोट्स तो कभी लेना ही नहीं है। नोट्स आपको 25-25 पेज के 5 नोट्स बनाने हैं। कैसे? हर एक विषय के ओनली 25 पेज पर छोटी सी कॉपी रखिए और उसको रखिए अपने, जैसे भाषा का नोट्स बना रहे हैं, भाषा को अपने से करिए। आज आपने जैसे पढ़ा वर्णमाला, वर्णमाला का नोट्स पहले आप बेसिक को देख लीजिए, बेसिक देख लीजिए अपने किसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बेसिक को देख लीजिए। जैसे आप बेसिक देखेंगे फिर आप उस ट्रिक्स को देखिए। जैसे हमारा जो वीडियो रहता है बेसिक और ट्रिक्स दोनों पर आधारित रहता है। पहले मैं बेसिक बताता हूँ, हर एक पॉइंट समझाऊंगा, फिर जब वो मेरे भाई बहन मित्र छात्र के माइंड में जब एकदम घुसता है, एकदम से वो बैठ जाता है, तो मैं ट्रिक्स देता हूँ जिससे कभी गलत होने के चांस नहीं होते। ये जो परीक्षा का प्रेशर होता है ना, ये परीक्षा का प्रेशर बहुत होता है, इससे आते हुए प्रश्न भी समझिए गलत होते हैं। तो उन जब प्रश्नों को आप हल करेंगे तो आपका ये जो ट्रिक्स है कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये गलत की ओर मुझे ले जा रहा है। वहां पर आपका काम देता है क्या? बेसिक। आपके पास समय होगा, क्योंकि आपने इतना अभ्यास किया है कि 15 से 20 मिनट में 2-2 विषय हिंदी संस्कृत को निपटा देंगे 100%। तो ये अभ्यास अगर आपने किया है तो 100% श्योर है कि जब आप ट्रिक्स को नहीं पकड़ेंगे, अगर बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक स्ट्रांग है और समय भी है, क्योंकि आपने इधर हिंदी संस्कृत का अभ्यास करके अच्छा खासा समय भी बचा लिया है, तो आप इस पर क्या करेंगे? बेसिक का प्रयोग करेंगे। बेसिक से जब सवाल या सवाल ही तो गलत होंगे, तो ये सब जब गलत होंगे सवाल, तो आप समझिए आपको पता लग जाता है कि मेरा सवाल यहाँ गलत हो रहा है। बेसिक से ये फायदा है। ट्रिक में क्या है? ट्रिक आपको जरूरत ऐसे पड़ती है कि एकदम क्लियर हो, क्लियर माइंड ट्रिक हो कि हाँ हमारा एकदम फिट है कि ये ट्रिक यहाँ बैठने वाली, तब आप जो है ट्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आपको नोट्स खरीदना नहीं है, अपने हाथों से बनाना है। जब आप नोट्स को अपने हाथों से बनाएंगे तो आप समझिए कि आपके बनाते ही 80% आपको नोट्स रटा रहेगा। और एक चीज आप अच्छे से जानते हैं, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, न तो कोई नोट्स, न कोई PDF, न तो कोई बुक्स आपके साथ परीक्षा हॉल में जाएंगे। परीक्षा हॉल में वही जाएगा जो आपके दिमाग में रहेगा, और दिमाग में रहने का सबसे अचूक और रामबाण दशा क्या है? वो आपका अपने बनाए हुए नोट्स हैं, जो कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाते हैं। तो इसलिए अपने नोट्स बनाएं, अपने हाथों से लिखें, उनको शॉर्ट ट्रिक में लिखें, बेसिक को समझ के लिखें, जिससे कि वो जब आप परीक्षा के एक दिन पहले हर एक पन्ना उलटें तो आपको कंफर्म रहे कि हमने ये किस लिए लिखा हुआ है। ठीक है, और 2 बात। पहली चीज तो आप ये समझिए कि आपको लंबे समय तक ब्रेक नहीं लेना है, लंबे समय तक ब्रेक नहीं लेना है। हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते रहते हैं। आज पढ़ा 8 घंटा, उसके बाद दूसरे दिन पढ़ेंगे 7 घंटा, फिर तीसरे दिन एक भी घंटा नहीं। तो लंबे समय तक ब्रेक नहीं लेना है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। हमेशा निरंतर, आपका निरंतर जो प्रयास रहेगा वही आपको सफल करेगा। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी बहुत अच्छे से जानते हैं। आप 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, लेकिन आपको निरंतर पढ़ना है। लगातार मेहनत से ही आपको सफलता 100% श्योर है मिलेगी। उसके बाद आपको अगला पॉइंट आपको देखना है, हमारे दृष्टि से सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, निगेटिव थिंकिंग से बचना है। आपको इससे बचना है। निगेटिव थिंकिंग, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव थिंकिंग देने वाले बहुत से लोग हैं, आपके अगल बगल भी हैं, जो कहते हैं ये पढ़ रहा है, कभी निकाला है कि आज निकाल देगा, कभी जीवन में नहीं निकाल सकता। ऐसे लोगों से भी आपको बचना है। वो बोल रहे हैं, आप वहां से हट जाइए। आप अगर वहां से हट जाएंगे तो समझ लीजिए, अगर ये लोग आपके पास रह जाएं 1 हफ्ते, तो समझिए ये पॉइजन है, जहर का काम करते हैं।
आपका धीरे धीरे लो कॉन्फिडेंस कर देंगे, और जब कॉन्फिडेंस लो हो गया तो आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों से बचना है। जब जहां जानिए कि ये लोग हमारे पास आ रहे हैं तो उन लोगों से आप दूर चले जाइए। ज्यादा रटने का प्रयास न करें। अगर आप रटते भी हैं तो भी गलत है। आपको क्या करना है, रटने से ज्यादा समझने का प्रयास करना है। हम बहुत बड़े शिक्षा विभाग में वो नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं अपने अनुभव के साथ, और हमने लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षा ऐसे ही पास किया है। इन्हीं सब टिप्स को अच्छे से फॉलो करके लगभग जो भी परीक्षा हमने 4-5 परीक्षाएं पास की हैं, सब इन्हीं के बदौलत, इन्हीं सब रणनीति के तहत पास किया है। इतना जरूर कहेंगे कि आप रटने से ज्यादा समझने का प्रयास करें। आप समझकर कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, वो आपके जीवन में हमेशा के लिए बना रहेगा। बार बार आपको किताब नहीं बदलना है, एक ही किताब पर कर रखना है। थ्योरी को पढ़ें, समझें, और अभ्यास जरूर करें। बिना अभ्यास कुछ भी नहीं है, तो अभ्यास आपको करना है। आगे आपको तो हम बताएंगे अगले वीडियो में कि आप हर एक विषय को किस ढंग से समय दें, क्या समय फॉलो करें। साथियों, आज आप इतना ही समझें, इससे ही आपका लगभग 90% काम हो जाएगा। 10% जो आपका समय वाला है, तो किसी दिन हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। रणनीति हमेशा अपने से बनाएं, सुने सबकी, करें अपने मन की, अपने समय के अनुसार काम करें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल होगा और आप अच्छे प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान देना जरूरी होता है कि सुने सबकी, करें मन की, लेकिन जो अपने मन की करें वो सार्थक दिशा में होना चाहिए। इसलिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहिए, सार्थक दिशा में प्रयास करते रहिए। मेहनत करने को सब लोग करते हैं, लेकिन जो सार्थक दिशा में रणनीति के साथ मेहनत करता है, सफल वही होता है। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।